अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 18.5, जो कि चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स की लास्ट प्रॉब्लम है और स्मार्ट सिलेबस का पार्ट भी है। अच्छा, बहुत सिंपल, बल्कि ये कह लें कि इस चैप्टर की सबसे जो है वो सिंपलेस्ट जो है वो प्रॉब्लम वो है क्या गिवन है हमें कैलकुलेट दी गेन। हमने गेन फाइंड करना है किस केस में, ऑफ अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एज शोन। अच्छा, अगर वो हमें जो है वो मतलब बता ना भी बताता तो हमें सर्किट डायग्राम से भी आइडिया हो जाता है कि इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग। खैर, अच्छा, अब गेन, क्योंकि गेन हमने दो डिफरेंट फार्मूले पढ़े हैं, इन्वर्टिंग के केस में और नॉन इन्वर्टिंग के केस में, इसलिए उसने मेंशन कर दिया नॉन इन्वर्टिंग कि हम वो वाला ही फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। और डाटा जो है वो इम्प्लिसिटली हमें जो है वो गिवन है, यानी कि डायरेक्ट हमें उसने नहीं बताया कि अगर हम रिमेंबर करें फार्मूला, ठीक है, गेन के केस में, तो एक R1 होती है और एक R2 होती है। ठीक है, R1 जो है एक्चुअली वो होती है रेजिस्टेंस जो कि इनपुट टर्मिनल से जो है वो हमारी कनेक्टेड होती है। किससे कनेक्टेड होती है? इनपुट से हमारी जो है वो कनेक्टेड होती है। ठीक है, ओके। अब इनपुट से हमारी कौन सी कनेक्टेड है? ये जिसको हम R1 भी कह सकते हैं, Rin भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों बातें ही लिख दी हैं। यानी कि R1 जो है दैट इज इक्वल टू Rin, या आप Rin इज इक्वल टू R1 लिख लें, दैट इज 10 किलो ओम्स, यानी कि 10 इंटू 10⁻³ ओम्स। और उसके बाद आउटपुट पे जो है हमारी, उसको हम R2 कहते हैं, तो हमारे पास आ गई R2, दैट इज R आउट। और वो हमारे पास क्या गिवन है? R2 दैट इज 40 किलो ओम्स। अगर आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए पेज नंबर 164 जो आपकी बुक का है, जिसमें जो है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वहां सर्किट डायग्राम पे इस रेजिस्टेंस की जगह पे लिखा हुआ है R1 और इस रेजिस्टेंस की जगह पे लिखा हुआ है R2। तो इसीलिए मैंने जो उसी नोटेशन को यूज करते हुए R1 ये है और R2 ये है। ठीक है, आप चाहे तो ये R in और R out ना लिखें, डजेंट मैटर। ओके, हमने इसको लिख लिया। गेन हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास गेन के केस में बहुत ही सिंपल सा एक फार्मूला है। चलें जी, हम फार्मूला की हेडिंग दे लेते हैं, दैट इज जी। और फार्मूला अगर आप लोगों को नहीं याद तो पेज नंबर 165 पे इक्वेशन नंबर है 18.7 आप लोगों की, दैट इज गेन, जिसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं इन केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग। ये याद रखिएगा, हम इन्वर्टिंग वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को डील कर रहे हैं। तो एक तो याद रखने का तरीका ये भी है, नॉन इन्वर्टिंग है ना, तो यहाँ पे माइनस का तो काम ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 प्लस रेशियो ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस विद दी फर्स्ट, यानी कि आउटपुट के साथ जो लगी है और साथ में क्या है हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम जो है वो यहाँ पे सोल्यूशन कह लें या कैलकुलेशंस कह लें, वो हम देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या आता है। दैट इज सिर्फ जो है वो हमने वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है, और वैल्यू हमारे पास, अगर आप जो है वो किलो की जगह पे नहीं भी लिखते तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व हो जाना, लेकिन क्योंकि हमें फॉलो करनी होती है वो नोटेशन, सॉरी ऐसे यूनिट, इसीलिए मैंने जो है वो किलो को जो है वो यहाँ से उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया 10⁻³ सो 1 प्लस, ठीक है, बटे के ऊपर क्या है R2, R2 मीन्स 40 और क्या है किलो, दैट इज 10⁻³ डिवाइडेड बाय R1 क्या है हमारी 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सर्किट डायग्राम के बगैर सोल्व नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो ये सर्किट डायग्राम को इतनी मुश्किल नहीं है। मतलब कहने का ये है कि आप लोग ये सोच के कि ये डायग्राम वाला न्यूमेरिकल है, फिगर वाला न्यूमेरिकल है, तो जी ये जो है वो पेपर में नहीं आ सकता, तो पेपर में वो बड़े आसान तरीके से आपको स्टेटमेंट इस तरह से भी दे सकता है कि कैलकुलेट द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वेयर R1 is 10 किलो ohms एंड R2 is 40 किलो ohms। तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इस सर्किट डायग्राम को जो है या इस फिगर को जो है वो देने की,
या फिर आप लोगों को जो है वो इसको इतना मुश्किल समझ रहे हैं कि शायद इसके बगैर ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको गिवन नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि वो R1 की आपको एक्सप्लिसिटली वैल्यू बता दे कि R1 ये है और R2 ये है, क्योंकि उसने चेक तो यही करना है ना कि आया कि स्टूडेंट ने जो है वो सही फार्मूला पिक किया और उसके बाद जो है वो कैलकुलेशन का स्टेप रह जाता है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशंस के अंदर या सोल्यूशन के अंदर हमारे पास एक तो पहली बात ये है कि 10⁻10⁻³ के साथ जो है वो ये तो सीधा सीधा सा कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो रही है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 4 एंड हमारे पास फाइनली रह गया बच्चों 1+4 दैट इज 5। ठीक है, अब यहाँ तक बात रही यूनिट की, तो यूनिट की तो ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि प्रॉब्लम नंबर 18.1 जब हम कर रहे थे, जब रेशो ऑफ दी करंट्स हमने लिया था दैट इज़ एमीटर करंट टू दी कलेक्टर करंट टू दी एमीटर करंट, तो वहाँ पे हमने देखा था कि सेम क्वांटिटीज़ के यूनिट जो है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल होके यानी कि रिजल्ट पे कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे भी अगर आप गौर करें ना, गेन का फार्मूला देखो, वन तो एक सिंपली एक मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हमारी ये R2/R1, तो R2 भी क्या है हमारे पास, क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, R2 भी हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, और R1 भी हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस है। ऐसे ही है, तो रेजिस्टेंस ओवर रेजिस्टेंस यानी ओहम ओहम, तो इसलिए हमारे पास फाइनली यहाँ पे कोई यूनिट नहीं बचा। तो सिंपली हमारे पास जो है वो आउटपुट पे हमारा जो है वो गेन किसका आ गया? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन जो है वो आ गया हमारे पास सिंपली 5, और यही हमारे पास जो है वो गिवन आंसर भी था दैट इज 5। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ न्यूमेरिकल के हवाले से है वो ये है फार्मूला। ठीक है, और इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जब नॉन इन्वर्टिंग आए तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, और माइनस वाला जो फार्मूला है वो इंडिकेट करता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को। सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 18.5, और बहुत ही जो है वो ज़्यादा ये सिंपल प्रॉब्लम थी। आई होप कि आपको इसके सारे स्टेप्स जो है वो अच्छी तरह से जो है वो क्लियर हो गए होंगे। और एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को जो इस बात को जो है रिमाइंड करवा दूं कि जो सर्किट डायग्राम है ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि इसके बगैर जो है ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व ना हो सके। ठीक है, वो सिंपली आपसे पूछ सकता है कि आप कैलकुलेट करें गेन किसका? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, और वैल्यूज़ भी चेंज हो सकती हैं। R1 जो है वो याद रखना है हमेशा ये है जो कि इनके साथ होती है। ठीक है, और R2 जो है वो आपने याद, हो सकता है कि वो आपसे ये भी कह दे कि इन और आउट की फॉर्म में बता दे, कंफ्यूज करने के लिए ना, कि R इन ये है और R आउट ये, और अब वहां पे सर पकड़ के बैठ जाएं कि हमें तो R इन और R आउट तो गिवन ही नहीं होता, हमारे फार्मूले में तो क्या आता है? R2 और R1। तो याद रखिएगा तरतीब कि ये वाली जो इनपुट पे जो है वो रेजिस्टेंस होती है वो R1 होती है। ठीक है, और जो आउटपुट की तरफ जो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रही होती है उसकी एक साइड, ठीक है, वो जो है वो क्या होती है? R2। तो इसीलिए मैंने जो है वो स्पेशली जो है वो R1 = R इन लिख के बता दिया कि आपको R1 की जगह वो ये भी कह सकता है कि इन है, और R2 की जगह जो है वो क्या गिवन है? R आउट। आई होप कि आपको ये मेरा पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि मैंने इस तरह से क्यों लिख के जो है वो बताया, क्योंकि जहाँ यहाँ पे ना तो R1 लिखा हुआ है और ना ही यहाँ पे R2 लिखा हुआ है। कैसे हमने डिसाइड करना है कि जो इनपुट टर्मिनल के साथ होती है वो R1 होती है। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस जो है वो एट द एंड आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो रही है वो हमारी R2 होती है। तो इन पॉइंट्स को जो है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए और अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए इसी प्रॉब्लम के साथ, ताकि जब भी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करें आपको जो है वो ये कन्फ्यूजन जो वो रहे ही ना कि इनमें से R1 कौन सी है और R2 कौन सी है। अल्लाह हाफिज।